बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की इस क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। केमिकल काइनेटिक्स ये जब ऐसे ही बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और इस चैप्टर में से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 मार्क का क्वेश्चन 5 to 6 मार्क का बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है। और साथ में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसी के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो रहते हैं वो भी होते ही है। तो चलो अभी तक हमने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक के हमने स्टडी कर लिया। एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट वीडियो में। तो आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हम डिटरमाइन जो कर सकते हैं वो एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। हम ओरली देखकर किसी भी रिएक्शन को देखकर हम नहीं बता सकते कि क्या ऑर्डर हो सकती है उस रिएक्शन की। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो उन सभी के लिए क्या क्या मेथड्स होती है वो अभी हम देखेंगे। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने की कौन कौन से मेथड्स होती है। जो फर्स्ट मेथड है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ठीक है। सेकेंड वन इज हाफ लाइफ मेथड, इनिशियल रेट मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड ओसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। सो स्टूडेंट, इसमें से जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में जो दिया है वो है स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, हाफ लाइफ मेथड और साथ में ही ग्राफिकल मेथड। तो इन सभी मेथड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और हम पढ़ेंगे कि इन सभी मेथड्स के थ्रू हम किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड जो है हमारा, इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड हम टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के, टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए पढ़ेंगे। और स्पेसिफिकली आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस इतना ही हमारे सिलेबस में है क्लास 12th के, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसी के बेसिस पे आता है। बट हमें इसी को डिटेल में प्रॉपर कंसेप्चुअली स्टडी करना है। तो चलो अभी हम देखते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले अभी हम ये समझेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या है, उसको किस टाइप से हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो चलो अभी हम एक रिएक्शन देखते हैं। उस रिएक्शन में क्या लिखा होगा कि ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। जब ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको में क्या कहेंगे, हम इसका रेट भी लिख सकते हैं। रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। अब देखो हमने जीरो क्यों लिखा है यहाँ पर, जैसे कि हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ये इंडिपेंडेंट होता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे। और इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जीरो ऑर्डर लिखा है। यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो हमने जीरो पावर लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम देखो, जब हम इसको जीरो पावर लिख रहे हैं इट मीन्स ये तो क्लियर है कि भाई ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को और कितने तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि भाई रेट हम कैसे लिखते हैं, और हम ऑफन क्या लिखते थे, dx अपॉन dt लिखते थे। अब x तो है नहीं यहाँ पर, अभी x की जगह क्या है, a है, और इसीलिए हम इसको कैसा लिखेंगे, dA अपॉन dt लिखेंगे। जब आप dA अपॉन dt इसको लिख रहे हो और वो क्या है, उसका रिएक्टेंट का रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जो कि डिक्रीज हो रहा है जब भी रिएक्शन कैरी आउट होती है, और इसीलिए इसको नेगेटिव साइन लिखना भी जरूरी है। अब हम देखते हैं कि K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीरो है, इसलिए हमें उसको आगे के लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस पे। अब हमने क्या देखा कि माइनस dA जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K इंटू dt लिख सकते हैं। ओके, अब जब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर हमने क्या कहा कि इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। जब भी हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन लगाते तो देखो ये कैसे होता है, अगर ये माइनस साइन नहीं होना चाहिए इसलिए हमने पहले इंटीग्रेशन लगाया है डी ए की तरफ, और फिर हमने लिखा माइनस के
और dt। जब आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस देख रहे हो और आप सभी को इसके फॉर्मूलाज पता है, आप मैथ्स में स्टडी कर चुके, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इंटीग्रेशन के बारे में नहीं स्टडी करेंगे। सिर्फ हम ये देखेंगे कि जब भी आप इंटीग्रेशन लगाते हो इन दोनों के ऊपर, तब देखो यहाँ पर किस तरीके से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने मान लिया है कि हमारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसे एकदम इनिशियली जहां पर हमने रिएक्शन जस्ट स्टार्ट की थी, वहां पर ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, ए नॉट होता है। और ये ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कहा, इनिशियली, मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं हुआ है। ओके, सो जब ये रिएक्शन कैरी आउट हो ही रही है और एट एकदम बिगिनिंग में जब टाइम 0 है, तब रिएक्शन का कुछ भी रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हुआ, तो हमने ए की जगह क्या लिखा है, ए नॉट लिखा। बट जब थोड़ी देर बाद में जब रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, और वो आफ्टर सम टाइम भी हम कह सकते हैं कि जब रिएक्शन हो रही है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ चेंज होगा। तो टी टू टी ही रहेगा, मतलब उतने देर बाद हुआ है। और ए भी क्या रहेगा, ए रहेगा। ए मैंने क्यों कहा, ए मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ए मतलब हुआ कि उतना कॉन्सेंट्रेशन बच गया है आफ्टर टाइम टी। तो यही वैल्यूज जो है, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर इंटीग्रेशन वाले साइन में लगा सकते हैं और इसको फिर से डिराइव कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि टाइम क्या चेंज हो रहा है, 0 टू टी हो रहा है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए नॉट टू ए हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, ए नॉट टू ए लिखा है। और इस तरीके से जब हम इसको प्रॉपरली लिख लेंगे, तो अभी फिर से देखो, इसको सॉल्व करते हैं आगे वाले मेथड से, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि इंटीग्रेशन में हमें फाइनली क्या फॉर्मूला मिलने वाला है। आप सभी इसको जानते हैं अच्छे से कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखो यहाँ पर कैसे कि हमने इंटीग्रेशन लगाया, तो हमने कहा इंटीग्रेशन का फर्स्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इसका हम पार लिख दिया हमने, साथ में माइनस के इंटू डी टी है। तो यहाँ पर हमने माइनस साइन एज इट इज रखा और फिर के इंटू, ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद में हमें ये रिलेशन मिल रहा है, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के माइनस के टी माइनस 0। तो इसको और फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ये इक्वेशन होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, जो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका यूज करने वाले। अब देखो, ये जो हमने डिराइव किया है, इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो, जैसे कि अगर मान लो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस ए जीरो इज इक्वल टू माइनस के, और ये जो टी जो उस तरफ है उसको हम डिनोमिनेटर भी लेकर आ सकते हैं। और साथ में ही इसी इक्वेशन को हम देखो किस तरीके से और एक इससे हम लिख लेते हैं, दैट इज ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। और ये भी एक रिलेशन हमारा हो सकता है जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट, ये सभी रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये सभी जो है अच्छे से समझ में आए। अब देखो, ये ए नॉट क्या है, ए नॉट क्या कहा हमने, ये ए नॉट मतलब क्या होता है, ए नॉट मतलब है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। और ए क्या हुआ है, ए क्या है यहाँ पर, ए मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी। जितने भी टाइम के बाद में आप उस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हो, उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी। ओके, तो उसे कहा गया है ए। अब देखो, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है जो 15 मिनट्स में कंप्लीट होती है, बट अगर हमने कहा कि भाई आफ्टर 10 मिनट्स कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी और जितना भी कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, उसे हमने कहा है ए। ओके, और यहाँ पर जो टी है वो है टाइम टेकन। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है हम पूरे रिएक्शन में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैरी आउट होने में कितना टाइम लगता है और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है उसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब जब हम ग्राफिकली देखते हैं तो एक्चुअली इसका इक्वेशन किसकी तरह है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह है, जिसका क्या आता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है।
ओके, सो जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो इंटरसेप्ट रहेगा उसे कहा जाता है ए नॉट। ए नॉट इट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो याद रखना है स्टूडेंट हमें कि जब भी हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एट दिस पॉइंट क्या होगा, ए नॉट होगा। और हम जो यहाँ पर हम किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहले तो है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, और ये जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू हमारे स्लोप जो मिल रहा है ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, और इसीलिए हम कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है माइनस के में, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से जो है आराम से निकाल सकते हैं। और अगर कोई एग्जाम में अगर आपको कोई एंगल दिया हुआ है तो उस एंगल के बेसिस पे आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इफ फर्दर वैल्यूज आर गिवन। सो हमें याद कौन सा रखना है, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है हमेशा कि इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है। तो इंटरसेप्ट पे क्या कहा हमने, इंटरसेप्ट पे क्या वैल्यू आ रही है, हमेशा ए नॉट की वैल्यू आ रही है, और ए नॉट मतलब क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और साथ में स्लोप की भी वैल्यूज जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जब हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, या फिर हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में, तो हम ये देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो ग्राफ आता है वो एक कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड नहीं करता है, और इसीलिए वो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और हम देखेंगे ये वो जो पैरेलली रहता है एक्स एक्सिस के थ्रू। सो स्टूडेंट इस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो या तो आपको एक डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको डायग्राम को देख के प्रॉपर आंसर करना रहता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाफ लाइफ पीरियड। अब देखो हाफ लाइफ पीरियड एक्चुअल में होता क्या है। जैसे अगर हमने कोई रिएक्शन कही है कि भाई ये कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन कुछ टाइम में कंप्लीट हो रही है, और उस टाइम तक के अगर हाफ टाइम हो गया है तो अब हम उसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कि हमने एक रिएक्शन देखी है, और वो रिएक्शन में हमने क्या कहा, व्हेन द रिएक्शन कंप्लीटेड जस्ट एट हाफ टाइम। ठीक है, हमने क्या कहा, बिल्कुल हाफ टाइम में हो रही है, बिल्कुल 50% कंप्लीट हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अब देखो हाफ लाइफ पीरियड जब हमें लिखना है यहाँ पर, तो तब हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज भी यूज करेंगे इसके लिए। और देखो फॉर्मूलाज क्या होता है, वो किस बेसिस पे रहेगी, जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है कितने 50% पे। तो अभी हमने एक रिलेशन देखा था, वो रिलेशन क्या था कि K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ठीक है, इसी रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के, यहाँ पर क्या K होना चाहिए, सॉरी, सो यहाँ पर K होना चाहिए। तो इस चीज को देखो हमने क्या कहा, हाफ लाइफ मीन्स क्या समझा था हमने कि भाई 50% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है, और जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उस सिचुएशन में हम क्या ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं कि T इज इक्वल टू जस्ट हाफ। तो टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट हाफ लिख सकते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा उसका हाफ। जैसे अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, टी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, और उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी कैसे हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिएक्शन हमने हाफ वे तक पहुंच चुका है, सो ये हाफ हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम फॉर्मूलाज में पुट करते हैं तब देखते हैं कि क्या हमें फार्मूला डिराइव होता है। तो ये हमने टी की जगह टी हाफ लिख दिया है, और फिर हमने लिखा है ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 एंड अपॉन के। जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हो और सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, टी 1/2 इज इक्वल टू, जब आप इसको देखो सॉल्व करके देखो अभी आप, और सॉल्व करने के बाद में आप मुझे बताइए जरा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। और जब आप इसका आंसर देखते हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको ये आंसर मिल रहा है कि ए नॉट अपॉन 2K, और ये होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला। और हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि इसका जो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के साथ में।
ओके, सो रेट कांस्टेंट के साथ में जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो अब हाफ लाइफ पीरियड आप आई होप आप सभी को समझ में आ गया है, और इसको जब समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन जो है वो भी हमें समझ में आना चाहिए। और जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी डेफिनेशन से ज़्यादा इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, जिसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। ओके, सो अभी हाफ लाइफ पीरियड जो कहा हमने कि जैसे कि रिएक्शन जस्ट कंप्लीट हो रही है 50% या हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो उसी चीज को अभी हम थोड़ा सा डिफिनेशन के फॉर्म में भी लिख के देख सकते हैं ताकि हमें उसको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो हमने क्या कहा है कि हाफ लाइफ पीरियड मीन्स क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड मीन्स होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ रिएक्शन जस्ट हाफ। हमने क्या कहा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द हाफ रिएक्शन, और उसी को हम कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कि अगर किसी रिएक्शन में 50 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया था, तो इसको 50 ग्राम रिएक्टेंट को अगर आपने और 100 ग्राम रिएक्टेंट को 50 होने तक के कितना टाइम लग रहा है, उसी टाइम पीरियड को हमने कहा है हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड के इस फॉर्मूला से हम उसका अगर न्यूमेरिकल में कभी अगर आता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक पे हमेशा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डायग्रामेटिकली बेस्ड आते हैं या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और आप सभी को अपनी अपनी जो कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चंस को कोरिलेट करते आना चाहिए। एंड और मैं इसमें इतना ही कहूंगी, आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड